बांग्लादेश की राजनीति एक बार फिर से इतिहास में एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है और इस मोड़ पर जिस नाम ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है वो नाम है तारिक रहमान का। जी हाँ, वही तारिक रहमान जिनकी पार्टी ने बांग्लादेश में जनरल इलेक्शंस को जीत लिया है। तारिक रहमान अब बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उनके नेतृत्व में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी ने बांग्लादेश के 13वें आम चुनावों में प्रचंड बहुमत हासिल की है। इतना ही नहीं, पार्टी ने 2/3 से भी ज्यादा अधिक वोटों को जीत करके साफ कर दिया है कि तारिक रहमान अब सिर्फ एक लंबे समय तक शासन करने वाले राजनीतिक परिवार से ताल्लुकात नहीं रखते हैं, बल्कि मौजूदा दौर में बांग्लादेश के सबसे ताकतवर और निर्णायक नेता बनकर भी उभरे हैं। जिस देश में उन्हें करीब 17 साल तक निर्वासन झेलना पड़ा, आज उसी देश की सत्ता उनके हाथों में है। और यहीं से कहानी शुरू होती है एक साधारण राजनीतिक जीत से आगे बढ़कर संघर्ष, वापसी और सत्ता की दास्तान। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी दास्तान की, जो संघर्ष से शुरू हुई और सत्ता पर जाकर खत्म हुई। नमस्कार, मेरा नाम है दीपाली बिष्ट और आप देखना शुरू कर चुके हैं पॉलिटिकल पंचायत। तारिक रहमान की कहानी समझने के लिए उनके राजनीतिक पद से पहले उनके जीवन की शुरुआती चीजों को समझना जरूरी है कि कहां से उन्होंने शुरुआत की थी। बांग्लादेश की राजनीति में उन्हें अक्सर तारिक जिया कहकर बुलाया जाता है और इसकी वजह उनकी पारिवारिक विरासत है। वे बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान और उनकी माता यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं। उनका जन्म 1967 में हुआ था, उस दौर में जब बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था यानी कि ईस्ट पाकिस्तान, और दूसरा था वेस्ट पाकिस्तान, और ये इलाका मौजूदा पाकिस्तान का हिस्सा था। लेकिन इतिहास में उनके बचपन को बहुत जल्दी ही राजनीतिक और संघर्ष से जोड़ दिया था। साल 1971 की बात है, जब मुक्ति संग्राम के दौरान पूरा बांग्लादेश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। तारिक रहमान भी उस समय उस लड़ाई के साक्षी बने थे। रहमान महज उस समय 4 साल के थे और उसी दौरान उस कुछ समय के लिए उन्हें हिरासत में भी रखा गया था। इसी वजह से बीएनपी आज भी उन्हें युद्ध के सबसे कम उम्र वाले बंदियों में से एक कहकर बुलाती है और उसी के चलते उन्हें सम्मानित भी करती है। उनके पिता जियाउर रहमान सेना के कमांडर थे और 1975 में तख्ता पलट के बाद उन्होंने धीरे धीरे सत्ता में अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। उसी साल बांग्लादेश के संस्थापक यानी कि नेता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या भी कर दी गई और यहीं से बांग्लादेश की राजनीति दो परिवारों जिया और शेख के बीच गहरे और स्थायी टकराव में बदल गई। कुछ वर्षों बाद जियाउर रहमान की भी हत्या कर दी गई। तब तारिक रहमान की उम्र केवल 15 साल की थी, यानी कि वह उम्र में काफी छोटे थे जब उन्होंने अपने पिता को खो दिया। इसके बाद उनका पालन पोषण उनकी माँ यानी कि खालिदा जिया ने किया और अकेली ही उनको पाला, जो आगे चलकर देश की पहली प्रधानमंत्री भी बनी। खालिदा जिया, जो कि तारिक रहमान की माता जी थी, वो आगे चलकर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। सत्ता के साथ संघर्ष भी बढ़ता गया और खालिदा जिया और शेख हसीना के बीच लगातार राजनीतिक टकराव गंभीर होता चला गया, जिसके चलते बांग्लादेश की राजनीति में आमतौर पर इसे बेगमों की लड़ाई भी कहा जाता था। ये सवाल अक्सर उठता है कि क्या तारिक रहमान सिर्फ विरासत के सहारे आगे बढ़े हैं? तो आपको बता दें कि बीएनपी के अनुसार सक्रिय राजनीति में आने से पहले उन्होंने ढाका यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की पढ़ाई की थी। 23 साल की उम्र में उन्होंने सैन्य शासक हुसैन मोहम्मद इरशाद के खिलाफ आंदोलन भी किया था। इसमें बीएनपी का दामन भी थामा था और इसी के साथ उन्होंने सक्रिय राजनीति में अपनी यात्रा शुरू की, उसमें कदम रखा। लेकिन ये यात्रा बिल्कुल भी आसान नहीं थी। हालांकि तारिक रहमान का जो पूरा बैकग्राउंड है वो सियासत से जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी उनका सियासी सफर इतना आसान नहीं था। 2007 में उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए गए, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने जेल में शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न झेला, इसकी भी बातें वो बताते हैं। रिपोर्टों के मुताबिक उनकी रिहाई राजनीति से दूर रहने की शर्त पर हुई थी, जिसके बाद वे 2008 में इलाज के लिए लंदन चले गए और फिर लंबे समय तक बांग्लादेश वापस नहीं लौटे। यानी कि उनको रिहाई तो मिली, लेकिन किस शर्त पर? इस शर्त पर कि उन्हें बांग्लादेश से यानी कि अपने घर को छोड़ करके जाना पड़ेगा। इसी बीच बांग्लादेश की राजनीति में बड़े बदलाव देखने को मिले। 2008 में शेख हसीना सत्ता में लौटी और बीएनपी पर लगातार दबाव बढ़ता गया। बड़ी संख्या में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जेल भेजे गए।
तारिक रहमान के देश छोड़ने के बाद भी बांग्लादेश ने उन्हें कभी नहीं छोड़ा। उनके खिलाफ राजनीतिक और कानूनी कार्रवाई यूं ही चलती रही। 2018 में 2004 में जो शेख हसीना की रैली हुई थी, उस पर जो हमला किया गया था, उसकी साजिश में कहा गया कि तारिक रहमान इस साजिश में इन्वॉल्व थे और इस मामले में तारिक रहमान की इन्वॉल्वमेंट होने के चलते उनकी अनुपस्थिति के बावजूद भी, क्योंकि वो बांग्लादेश में नहीं रह रहे थे, इसके बावजूद भी उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। यानी कि तारिक रहमान बांग्लादेश में थे भी नहीं, फिर भी उनके खिलाफ सजा सुना दी गई। बीएनपी ने इसे जिया परिवार को स्थायी रूप से राजनीति से बाहर करने और उनको हटाने की कोशिश भी बताया। इस दौरान तारिक रहमान ब्रिटेन में अपनी पत्नी, जो पेशे से हार्ट स्पेशलिस्ट है, उनके साथ और अपनी एक बेटी के साथ जीवन बिता रहे थे। लेकिन राजनीति में अंतिम अध्याय पहले से ही नहीं लिखा जाता है और ऐसा ही कुछ हुआ तारिक रहमान के साथ। उन्होंने सोचा नहीं था कि उन्हें फिर से एक बार सियासत के चलते ही बांग्लादेश में वापस उतरना पड़ेगा। शेख हसीना की सत्ता से हटने और मां खालिदा जिया की तबीयत बिगड़ने के चलते तारिक रहमान को एक बार फिर से अपने घर बांग्लादेश लौटना पड़ा। यही वो पल था जहां से उनके राजनीतिक कमबैक की शुरुआत होती है। मां के निधन के बाद उन्हें बीएनपी का प्रमुख बनाया गया और इस भूमिका में उन्हें अपने पहले ही चुनाव में पार्टी को प्रचंड जीत दिला दी। आज तारिक रहमान वे नेता बन चुके हैं जो कभी निर्वासन में थे और अब बांग्लादेश की सत्ता को संभालने जा रहे हैं। ये जीत सिर्फ उनकी व्यक्तिगत सफलता नहीं है, बल्कि उस राजनीतिक विरासत की भी जीत है जिसे उन्होंने संघर्ष, विवाद और विरोध के बीच भी अपने कंधों पर उठाए रखा। अब पूरे देश और दक्षिण एशिया की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि तारिक रहमान बांग्लादेश को किस दिशा में लेकर के जाते हैं। यही थी कहानी तारिक रहमान की और बांग्लादेश में उनके उतार चढ़ाव से भरे सियासी सफर की। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत।